हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के लिए जो आपकी क्लास 6 है उसकी एनसीईआरटी, आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और इसी हिस्ट्री को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा कब, कहाँ और कैसे, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, प्रयास करेंगे 2 चैप्टर 3 चैप्टर, जितना हो जाएगा उतना आज करवाएंगे, फिर कल करवाएंगे और फिर परसों करवाएंगे। कुल मिला के आपको शुरू से अंत तक पूरी वीडियो देखना है। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नोट्स आपको परचेज करना है तो ऑफर चल रहा है मात्र 49 रुपये में एसएसटी की कंप्लीट नोट्स, जिसमें क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री, सिविक्स और आपको ज्योग्राफी भी देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे साथियों इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बस आपको विलंब ना करते हुए इस पूरी क्लास को देखना है। चलिए, सबसे पहले अध्याय का परिचय हम लोग पढ़ते हैं। यह अध्याय इतिहास के मूलभूत ढांचे को समझने की आधारशिला है। इसमें हम सीखते हैं कि प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे, उनके पहनावे कैसे थे, हम उनके अतीत के बारे में किन स्रोतों से जान सकते हैं, जैसे पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातात्विक साक्ष्य। साथ ही साथ देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा, तिथियों की गणना किस प्रकार की जाती है, इस सब का एक तार्किक विश्लेषण इस चैप्टर में आपको मिलेगा। साथियों, ये एनसीईआरटी नहीं है, ये एनसीईआरटी की निचोड़ है, जिसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एनसीईआरटी की प्रत्येक पंक्ति का सरल हिंदी विवरण आपको दिया गया है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। लोग कहाँ रहते थे, तो प्राचीन समय में लोग नदी घाटियों के पास बसते थे। अब नदी घाटी के पास अगर कोई बस रहा है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है पानी। आप सभी को पता है प्राचीन समय में लोगों को व्यापार करना है तो पानी का मार्ग सबसे अच्छा, खेती करना है तो पानी का मार्ग सबसे अच्छा, खुद के पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि पानी जीवन की प्राथमिक आवश्यकता थी, सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से रह रहे थे। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि नर्मदा नदी कहाँ है, तो ये साथियों मध्य प्रदेश में है, हमारे एमपी में है। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुशल संग्राहक गिदरर्स थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। विशाल संपदा का मतलब फल फूल, कौन से जानवरों को मार के खाना है, इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परिचित थे। भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चली है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही बनता है, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे, चलिए बात करेंगे आगे की तरफ हम लोग। उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। ये लाइन से कई बार क्वेश्चन बनता है। उत्तर पश्चिम सुलेमान की किरथर पहाड़ियाँ 8000 वर्ष पूर्व किस फसल को उगाया, तो गेहूं और जौ। उसके बाद उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। राइस जो चावल है, ये विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। सर, हमको विंध्य का हिस्सा तो समझ में आता नहीं है, तो ये है आपका विंध्य का क्षेत्र साथियों, ये है आपका विंध्य का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है विंध्य का है, और इसी के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। सिंधु और इसकी सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं।
लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले और फूले। बाद में गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे नर्मदा घाटी से आखेटक तथा संग्रहण होने का साक्ष्य मिला लाखों वर्ष पूर्व। सुलेमान व किरथर से प्रथम कृषि गेहूं और जौ 8000 वर्ष पूर्व। विंध्य क्षेत्र से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला। और सिंधु घाटी का जो नदी क्षेत्र है वो प्रथम नगरीकरण है 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा घाटी मगध का जो बड़ा साम्राज्य है वो 2500 वर्ष पूर्व हमें देखने को मिला। अब बात हम लोग करने वाले हैं देश के नाम, नेम्स ऑफ लैंड की बात हम लोग करने वाले हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे अतीत के बारे में जाने कैसे, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले बात करेंगे पांडुलिपि की। मैन्युस्क्रिप्ट ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है। लैटिन शब्द मनु, मनु नहीं ये मेनू है, MENU। ठीक है, मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, इससे निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ के पत्तों, पाम लीव्स अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये मुख्य रूप से संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। कोई सतह है और इस पर लिख दिया गया का, गा, घा, ऐसे कुछ लिख दिया गया, इसी को कह दिया गया अभिलेख। राजा अक्सर अपने आदेशों को इसी पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सकें। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा करेंगे। इतिहास की तिथियों का अर्थ क्या है? एक है BC, एक है AD, एक है BCE, एक है CE। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो आइए इसको दूर करते हैं। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। AD का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी, इसे ही ईस्वी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से लैटिन शब्द में जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एक लाइन है, यह है 0, यहीं पर हुआ ईसा का जन्म, इसके पहले और इसके बाद ऐसे समझना है। BCE बिफोर कॉमन इरा, BC के स्थान पर अब हम लोग आधुनिक प्रयोग करते हैं BCE, और कॉमन इरा AD के स्थान पर हम लोग AD के स्थान पर आधुनिक वैश्विक प्रयोग में CE कॉमन इरा का प्रयोग करते हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है, कंपैरिजन करके पढ़ना है। ठीक है, सीडेट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस अध्याय में, जैसे पांडुलिपियां ताड़पत्र और भूर्ज पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अब ये जो भूर्ज पेड़ है ये किस क्षेत्र में होता था? तो ये हिमालय में पाया जाता था। आम लोगों की भाषा प्राकृत होती थी, जबकि उच्च वर्ग और धार्मिक कार्य करने वालों मुख्यतः संस्कृत होती थी। ये दो फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए अलग से है। अशोक का कांधार अभिलेख अफगानिस्तान की 2 लिपियों में प्राप्त हुआ है, एक तो यूनानी
इसे ही ग्रीक कहते हैं, और एक अरेमाइक, इन दो लिपियों में उत्कीर्ण है। ठीक है, ये तो आपका एग्जाम की दृष्टिकोण से है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो मान लीजिए वहाँ पे छूट गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, उनका वन लाइनर फॉर्म में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं 20 पॉइंट का। तो इतिहास का जनक कौन होता है? इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस है। नर्मदा नदी पर आरंभिक मानव कुशल संग्राहक थे। सुलेमान और करथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर हैं। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में हमने बताया था, तो कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर। गेहूं और जौ सबसे पहले उपजाई गई फसलें थी। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम चावल उगाया गया। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बसे। गंगा के तट पर नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मगध साम्राज्य गंगा के दक्षिण में स्थित था। ये पूछा जा सकता है कि गंगा किस दिशा में था। इंडिया शब्द इंडस से बना है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी साथियों, तो ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी। पांडुलिपियां मंदिर और विहारों में सुरक्षित मिली हैं। पांडुलिपियों का जो स्थान है वो मंदिर और विहार है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं, और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। याद रखिएगा। भूर्ज पेड़ की छाल हिमालय में मिलती है। ईसा मसीह का जन्म कैलेंडर का आधार वर्ष है। ईडी का अर्थ एनो डोमिनी, और प्राकृत भाषा आम जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। कांधार वर्तमान अफगानिस्तान में है, और इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, और ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपके पहला चैप्टर की समरी है जो हमने पढ़ा। क्या क्या चीज़ें विशेष थी, तो नर्मदा, सुलेमान, सिंधु घाटी, गंगा घाटी, नामकरण की प्रक्रिया, इतिहास जानने के स्रोत, बीसी और एडी, इन सारी चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया है। तो इतनी सारी चीज़ें पहले चैप्टर में इम्पॉर्टेंट थे। आगे की ओर बढ़ेंगे साथियों, कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाया गया है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर लगाइए। जबकि सीटेट में ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन बनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सीटेट के जो क्वेश्चन है वो डेली आपको अब मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस फॉर्म में। चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रारंभिक मानव और भोजन की खोज। मानव प्रारंभ में कैसा था, उसके बाद उसने भोजन की खोज शुरू किया। तो इस अध्याय का परिचय देखेंगे। यह अध्याय मानव विकास की पाषाण काल स्टोन एज को दिखाता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि आदि मानव शिकारी संग्राहक की अवस्था से निकलकर धीरे धीरे पशुपालक और कृषक बना। जैसे कि आपको पता है कि पहले मानव जानवरों का शिकार करता था, फिर चीज़ों को इकट्ठा करता था, लेकिन अब मानव आगे बढ़ा। आगे बढ़ने में बहुत सारा समय भी लगा। फिर वो पशुपालक बना, कृषक बना, फिर आग की खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, शैल चित्रकला, जलवायु परिवर्तन ने किस प्रकार मानव जीवन की दिशा में परिवर्तन किया, इसका संपूर्ण निचोड़ इस चैप्टर में संकलित है। पहले मोटी मोटी समरी को ही हम समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। इससे आपको एक अनुमान लग जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एनसीईआरटी का प्रत्येक पंक्ति का सरल हिंदी और संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। आखेटक या खाद्य संग्राहक। इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहने वाले लोगों को हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की इस विधि के आधार पर उन्हें यह नाम दिया गया। वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियां और चिड़ियों को पकड़ते, फल फूल पौधे कर जो पत्तियां इनको इकट्ठा करते, अंडे और जानवरों के मांस को भी ये इकट्ठा किया करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमने क्यों जाते थे, वो घूमते क्यों थे, तो इसके भी 4 प्रमुख कारण थे। एक जगह रहने पर वहाँ के सारे फल पौधे और जानवर समाप्त हो जाते थे। जानवर अपने शिकार के लिए हिरण और मवेशी अथवा चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे।
इसलिए उनका शिकार करने वाले भी उनके पीछे जाते थे। अलग अलग पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, अतः लोग मौसम के अनुसार घूमते थे पानी की तलाश में, क्योंकि नदियां मौसम के अनुसार होती थी। ये 4 फैक्ट थे जो हमें बताता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि पाषाण काल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसका समय याद रखना, 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक, 12,000 से 10,000 और 10,000 वर्ष से पूर्व से आरंभ। मानव इतिहास के 99% घटनाएं इसी काल में हुई और आग की खोज और पत्थर के बड़े और बेडौल, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय बदलाव कब मिले? इसमें मध्य पाषाण काल में। औजार छोटे हो गए जिन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। अस्थायी जीवन हो गया, कृषि व पशुपालन की शुरुआत हो गई, पहिए का आविष्कार हो गया और घिसे व चमकदार औजार बने। तो देखिए सारी चीजें जो एनसीईआरटी में बहुत लंबी चौड़ी लिखी थी, हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में ला दिया कि बस आप कीवर्ड्स को पकड़ेंगे और आपको उत्तर पकड़ में आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे बाबू। आग की खोज, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष मिले। इससे स्पष्ट होता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जैसे भीमबेटका एमपी में है। यह एक पूरा स्थल है जहां गुफाएं और कंदराएं मिले हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। यहाँ बेहतरीन शैलचित्र, रॉक पेंटिंग देखने को मिले हैं। हुसंगी कर्नाटक में है। यहाँ से बड़ी संख्या में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। और बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्त आवास कहा जाता था, पिट हाउस कहा जाता था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। मानव द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर कुत्ता का जो जंगली पूर्वज था अर्थात कुत्ता था। बदलती जलवायु के कारण घास के मैदान बनने लगे, जिससे बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर की संख्या बढ़ी और यह बदलाव लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आया। इसीलिए मध्य पाषाण युग को परिवर्तन की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। माँ से मध्य पाषाण, माँ से माइक्रोलिथ और मध्य पाषाण काल में औजार छोटे बने। राख, करनूल, करनूल गुफा में राख मिली यानी आग का नूर, ऐसे याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर से इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। कुछ वन लाइनर पॉइंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 20 पॉइंट हमने रखे हैं और ये 20 पॉइंट आपको जानना है। सबसे पहला, आखेट का अर्थ शिकारी होता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नर्मदा घाटी के पास भीमबेटका की गुफाएं हैं। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। पर्यावरण बदलाव 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हुए। लघु पाषाण, माइक्रोलिथ औजारों में हड्डी व लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। कुरनूल गुफा से राख के साक्ष्य मिले। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान पटने, महाराष्ट्र से मिले। शैल चित्रकला में जंगली जानवरों का सजीव चित्रण मिला। स्थायी जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। बुर्ज होम में लोग ठंड से बचने के लिए गर्तवास में रहते थे। मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। दाओजली हार्डन असम से जेडाइट पत्थर मिला जो चीन से आया होगा। और चिरांद वर्तमान बिहार में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गर्तावास के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगहें मिली हैं।
पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। नवपाषाण काल के औजारों पर पालिश चढ़ाई जाती थी। हुसंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं। और ये हैं आपके कुछ क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 की ओर हम लोग बढ़ें तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। कल हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है साथियों, तो चैप्टर 3 और 4 हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपका भाई आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।